हाँ जी, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हमने कहा था कि रीट के लिए हम आपका मैथ्स का मॉडल पेपर लेके आएंगे। तो मेरा पहला मॉडल पेपर यहाँ पे है और इसको हम थोड़ा 15-15 क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और थोड़ा वीडियो भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे और ज़्यादा लंबा ना खींचें। चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही हम मैथ्स के जो 10 मॉडल पेपर हैं वो हम बना रहे हैं, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले दो जो मॉडल पेपर है शुरुआत के, वो थोड़े से इजी हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और उसके बाद जो थोड़े से टफ़ हैं, जो पुराने वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे ज़्यादा थोड़े टफ़ हैं। तो देखते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए आप कितने अच्छे से कर पाते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि 6,06,100,302 को अंकीय मान में आप कैसे लिखेंगे। चलिए आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको करवा देता हूँ। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 6,000, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 6,00,000। आई होप 6,00,000 तो लिखना आता है, कोई दिक्कत नहीं है 6,00,000 में। अब आते हैं 600 पे। तो सबसे पहले इसका अंकीय मान लिखिए अलग अलग, वरना आप जो है सही से नहीं लिख पाएंगे। 600, 1000 और उसके बाद 302। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। चलो अब इस चीज़ को हम ऐड कर लेंगे। 2 0 3 0 0 और 6 12। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लेते हैं हमारा आंसर कहाँ आया था। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप ये चीज़ समझ में आ गई। तो आगे भी जो है इस चीज़ को, अंक के मान वाले क्वेश्चन को आप ऐसे ही करें, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये जो संख्या है इसमें 6 का स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान को आपस में भाग देना। स्थानीय मान और फेस वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। स्थानीय मान मानी कि वो 1000 में आया है, सैकड़ों में आया है, या कौन सी जगह पर आया है, उसे स्थानीय मान कहेंगे। और फेस वैल्यू हो जाएगी वो 6 है, 3 है, जो भी है उसका फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे बात करें स्थानीय मान की, स्थानीय मान यानी वो कौन से नंबर पे आया है, तो ये हम बात कर लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। तो 6 करोड़ पे आया है, उस 6 करोड़ को हमें भाग देना है 300 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, 2,00,000। जीरो से जीरो कट जाएंगे 2 और पीछे से, और 3 से कट जाएगा 2 और 3 से कट जाएगा 6 2 बार में। तो आसान से, कोई बात नहीं, 2,00,000 आ जाएगा आंसर। सिंपल सा, ये भी आप कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। प्लस माइनस करना है, सीधा मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2,470। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, 6,000 की पूर्व संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या, दो आपकी चीज़ें आप पूछी जा सकती है। पूर्ववर्ती यानी एक कम कर देंगे और परवर्ती एक बढ़ा देंगे। पूर्ववर्ती 6 यानी पीछे की संख्या पूछिए, एक कम करके, एक कम जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 5,999। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, भिन्न वाली संख्या। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो 0.25 आसान सी चीज़ है। जब हम संख्या में पॉइंट को हटाते हैं तो हम नीचे जो है एक के बाद, जितने पॉइंट के बाद संख्या है उतने जीरो हम एक के बाद लगाते हैं। तो ये आसानी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम 25 की टेबल में काट लेंगे। 25 की टेबल में 25 आता है एक बार में और 100 आता है 4 बार में। तो 1/4, तो 1/4 यानी पहला आंसर हो जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भिन्न वाली संख्या को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड करके और काट कुटा के। आसानी, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाज्यता के नियम। अब भाज्यता के सारे आपको नियम याद होने चाहिए, 1 से लेके 19 तक मिनिमम आप याद कर सकते हो। आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, देख सकते हैं आप। नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं 3 का भाज्यता का नियम क्या होता है। 3 का भाज्यता का सिंपल सा नियम है कि आप सभी संख्या को जोड़ दो, उसके बाद जो आंसर आएगा वो 3 से भाज्य होना चाहिए। तो हम इन सभी नंबर को जोड़ देते हैं। 3 और 5 हो जाएगा 8, 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 और 6 हो जाएगा 16। यानी 16 में हमें क्या जोड़ें, इन नीचे में से संख्याओं में से, ताकि वो जो है वो 3 से भाज्य हो जाए। अगर हम 9 को जोड़ते हैं तो 9 में अगर हम जोड़ेंगे 16 को तो हो जाएगा आपका 27, सॉरी 27, हाँ, जो कि 3 से की भाज्य है ना, सॉरी 25। तो 25 जो है वो हो जाएगा, अगर हम 16 में जोड़ते हैं 9 को तो वो हो जाएगा 25, जो कि 3 से जो है भाज्य नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा नहीं होगा। उसके बाद में हम जोड़ेंगे 6 को तो वो हो जाएगा 22, जो कि नहीं हो जाए भाज्य। अब बात कर लेते हैं 8 की, तो 8 को हम जोड़ेंगे तो 24, 24 जो है वो 3 से भाज्य पूरा पूरा। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3 जो है। 8 को हम अगर जोड़ेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, तो ये जो संख्या है वो 3 से पूरा पूरा भाज्य हो जाएगी और ये हाईएस्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। आसान है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। वह संख्या क्या कहलाती है जो सिर्फ एक या उसी संख्या से भाग जाता है उसका, तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। आसानी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। यानी ऐसी संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाए या फिर एक का भाग जाए उसे हम कहते हैं अभाज्य। सम संख्या सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें दो का भाग जाए। और विषम संख्या जिसमें दो का भाग ना जाए। और पूर्ण संख्या क्या कहते हैं, जो जीरो से शुरू उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। चलो, हाय हाय, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य संख्या जिसमें एक या सिर्फ उसी संख्या का भाग जाए। सम संख्या जो दो से भाग जाए पूरा पूरा। और विषम संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग ना जाए। और पूर्ण संख्या जो दो से जीरो से शुरू हो। आसान है कॉन्सेप्ट। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से वह कौन सी संख्या जो 45 से परिभाजित है। हाँ, तो ये पूछा जा सकता है। अब हमने बात की थी 3 की, अब बात करते हैं 45 की। तो 45 में अब इतना बड़ा संख्या विभाजिता का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नियम नहीं पूछा जाता है। सिंपल सा आप इसको तोड़ लो दो संख्याओं में। अब 45 जो है वो किससे बना होता है, यानी 45 जो है वो किससे बना होता है, 9 और 5 से। यानी वो जो संख्या वो 9 से भी विभाजित होनी चाहिए और 5 से। 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है, वो 0 और 5 होना चाहिए सबके पीछे, संख्या के पीछे, तो वो इन सब में है। तो यानी 5 से तो भाज्य। अब बात कर लेते हैं 3 की। 3 का क्या नियम होता है, 9 का नियम क्या, अब बात करते हैं 9 की। तो 9 का नियम क्या होता है, जो 3 का नियम होता है वही 9 का नियम होता है। यानी कि संख्या को जोड़ोगे, अगर उसमें 9 का भाग जाता है तो वो पूरा पूरा भाज्य, वरना अभाज्य है। तो पहले ही संख्या की बात कर लेते हैं। 6 और 2 हो जाएंगे 8, 8 और 2 10, 10 और 2 19, 19 और 9 आपके हो जाएंगे 28, जो कि 9 से भाज्य नहीं है। अब दूसरी संख्या की बात करेंगे। तो दूसरी संख्या में 4 की जगह यहाँ पे 3 है, जो कि एक संख्या को कम कर दी। हमने जोड़ा था 28 और यहाँ पे हो जाएगा 27। जोड़ेंगे तो 27 जो है वो 9 से भाज्य होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो संख्या को जोड़ने पर अगर वो 9 से भाज्य हो जाती है तो वो भाज्यता का नियम, अगर तो 9 से वो पूरे पूरे विभाजित हो जाएगी। इसलिए बड़ी जो संख्या है उनको आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो, तो आपको जो है आसानी हो जाएगी इस चीज़ को करने में। हाँ, अगला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन का है, ये परसेंटेज के रिलेटेड है। परसेंटेज प्रॉफिट हो गया और एलसीएम हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस एंड सरल जो सरल ब्याज है और जो आपका आयतन और क्षेत्रफल है, इनसे सवाल जो है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कैलकुलेशन वाले आ सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करके जाना, सारे नियमों को याद करके जाना। बाकी में सारे जो है थ्योरी है, लेकिन इनमें थोड़े सवाल जो है आपको अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं इसको। चलो 250 का 25%, यानी 25% अभी मैंने बताया था। 25% परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 होगा, यानी इसको हम काट लेंगे तो 1/4, यानी 250 का 1 करना हमें, तो क्या हो जाएगा, इसको हम काट देंगे तो आंसर हो जाएगा अपन का 6 और 2 62.5। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या आ गया, 62.5। इसको हम याद कर लेंगे। और आगे अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। अब दूसरे चीज़ को जोड़ लेते हैं, दूसरी चीज़ को कर लेते हैं। 35 का 6.5, यानी कि 6.5 का, चलो तो पॉइंट है बीच में, याद रखना, नीचे 100 हो जाएगा परसेंट के कारण। इस जैसे पॉइंट को हटाएंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, यानी 65 हो जाएगा। अब 5 की टेबल में इसको काट, 25 की टेबल में इसको, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर थे। चलो अब इसको यहाँ पे काट लेंगे अपन। 25 की टेबल में नहीं, 25 की टेबल में जाएंगे नहीं, 5 की टेबल में काट लेते हैं। ये आ जाएगा तब के 13 बार में, और ये आपका आ जाएगा अपॉन में भी 200 बार में। 200 में से जीरो अपन ये काट देंगे यहाँ पर, और ये कट जाएगा 5 की टेबल में 4 बार, और ये कट जाएगा 5 की टेबल में 7 बार, यानी 91। 91 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो अपन का आंसर क्या आ जाएगा, 91/4। तो ये अपन का आंसर आ जाएगा। अगर अपन इसको करते हैं 94/4, 22.5, 22.75 है ना, 22.75। चलो ये ठीक रहेगा। चलो आगे बात करते हैं। अब हमारा आया था 62.5 और 75, इसको हम जोड़ देंगे। 5 का 5, 2 का 2, क्योंकि प्लस का निशान है। उसके बाद 1, 4, 1, 5 और 8, यानी 85.25, यानी कि सॉरी 85.25। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। किसी भी संख्या में से 125 का भाग देने पर भागफल जो होता है वो 86 आता है, और शेष फल जो है वो 24 बचता है। तो वह संख्या क्या है, तो आसान सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको, चलो करते हैं। यानी कि हमने क्या कहा कि किसी संख्या को 124 से भाग करने पर भागफल आता है 84 या 86, 86। तो
86 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी संख्या जो है वो कैसे बनती है इसको आप याद रख लेना तो आपके आगे काम आ जाए। 24 शेषफल अपन का 24 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे। तो कोई भी संख्या अगर है बनानी हमें, तो जिससे हमने भाग दिया है, ठीक है, और उसका जो भागफल है उसको आप आपस में और जो शेष फल है उसको जोड़ दो तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जिसको हमने, वो भाज्य संख्या आ जाएगी जिसको हमने जिसको हमने भाग दिया था, ठीक है, यानी कि संख्या आ जाएगी, ठीक है, जिसको हमने भाग दिया था 124 से। चलिए बात करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाइंग करेंगे और 24 को जोड़ेंगे तो अपन का आंसर क्या आ जाएगा। अपन इकाई नंबर से भी कर सकते हैं, क्योंकि नहीं, इकाई नंबर से सभी 8 ही है पीछे, तो इकाई नंबर से मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको चीज़ को सॉल्व करते हैं तो देखो कैलकुलेशन है, चलिए कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी संख्या जो है वो क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी 10,668। चलो आसानी है, ये चीज़ याद रख लेना कि कोई भी अगर संख्या है, ठीक है, और वो आपको संख्या जो है निकालनी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य इंटू भागफल और प्लस शेषफल, ये आपका क्या हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगी जो आपको निकालनी है, ठीक है, यानी वो भाजक, ठीक है, और वो संख्या आ जाएगी जो आपको चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 25 रुपये में से खिलौना खरीद कर उसे 35 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ कैसे निकालते हैं वो चीज़ आप देख लेना कि जो भी आपने संख्या बेची है, अब लाभ होता क्या है, लाभ तब होगा जब आपने जो सामान खरीदा है उसको आप ज़्यादा प्राइस में बेचो, यानी विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य से ज़्यादा होना चाहिए। जो आपने चीज़ खरीदी है उसको आप ज़्यादा में बेचोगे, तो हमने खरीदी थी 25 में, उसको हमने 30 में बेटा है, यानी कि 30 में से अगर हम माइनस करेंगे 25 को तो हमारा प्रॉफिट होगा 5 रुपये का। अब ये 5 रुपये जो 25 का कितना परसेंट है वो परसेंटेज हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 5 को ऊपर रखेंगे और 25 को नीचे। परसेंटेज निकालने की हमेशा 100 से गुणा की जाती है, तो 25 की टेबल में आ जाएगा 100 4 बार में, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 4 से तो हो जाएगा 20%। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना। तो पहले आपको प्रॉफिट निकालना है जो कि क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और उसके बाद आपको परसेंटेज निकालना है, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। चलो, यदि कोई चीज़ 5.40 की रुपये प्रति रुपये किलो से बेची जा रही है और 10% की हानि हो रही है, तो मुनाफे के लिए आपको किस हिसाब से प्रति किलो बेचना पड़ेगा। आसान है। चलो, यानी कि अगर हम 5.40 पे बेच रहे हैं तो हमें घाटा हो रहा है। घाटा कितने का हो रहा है, यानी कि 10 रुपये का, 10% का घाटा हो रहा है, यानी कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं वो कितनी परसेंट की है, 90% की। यही चीज़ कह रहा है वो कि 100% की कोई चीज़ थी, उसको आपने 10% की हानि पर यानी 90% बेचा, और 90 की वैल्यू क्या है, 5.40। यही तो कह रहा है वो कि 5.40 पे आपने बेचा तो 10% की हानि, 100 की वैल्यू थी, आपने उसको 90% में बेचा तो 90 की वैल्यू क्या है, 5.40। अब 90 की वैल्यू है लेकिन हमें तो चाहिए 100 की वैल्यू, तो हम इसको क्या करेंगे, 90/100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, जो हमें परसेंटेज निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं, तो 100 ऊपर आ जाएगा, 100/90 इंटू 5.5, ठीक है। अब पॉइंट है तो पॉइंट हटेगा तो संख्या के पीछे जीरो आ जाएगा, तो जितनी पॉइंट के पास संख्या उतनी उतना जीरो आ जाएगा। चलो उसके बाद में काट लेते हैं 9 की टेबल में, और ये आ जाएगा 10 बार में, और ये कितनी बार में आ जाएगा, 6 बार में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अभी ये जीरो से जीरो काट देते हैं और इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, यानी कि हमारा जो प्राइस, जो एक्चुअल वैल्यू है 100% की, वो वैल्यू कितनी है, 6। यानी कि जो एक्चुअल चीज़ है वो 6 रुपये किलो में हमने खरीदी थी, 6 प्रति किलो के हिसाब से हमने खरीदी थी, और उसको हमने बेचा था 5.4 किलो प्रति के हिसाब से, जब तब हमें जाके 10% का घाटा हुआ, ठीक है। अब हमें कमाना है 20% का मुनाफा। अब 20% मुनाफा यानी कि 100 की वैल्यू हमें कितने में बेचनी है, 120 में। चलिए फिर बेचते हैं 120 में, यानी हमें चाहिए अब 120% की वैल्यू, और जो भी परसेंट की वैल्यू आपको चाहिए उसको ऊपर रखो। किस में से चाहिए आपको, 100 में से चाहिए, और किस में प्राइस क्या उसकी एक्चुअल 6, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा अपन का जीरो से जीरो, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको काटोगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 की टेबल में आएगा नहीं, 4 की टेबल में इसको काटेंगे
तो ये 4 की टेबल में नहीं आता, 2 की टेबल में 6 और ये 5 बार में 6 को हो जाएगा 6 इंटू 6 36, 36 को अगर अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो अपन आंसर आ जाएगा 7.2। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई हो। तो वापस इस चीज़ को देख लेना, वापस इसको सुनना, तभी जाके आपको पूरा समझ में आएगा। तो पहले आपको हानि जो दी हुई है उससे आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है प्राइस की, कि आपने एक्चुअल में उसे कितना खरीदा था, तभी आप जो है प्रॉफिट निकाल पाओगे उस चीज़ से। ठीक है, जब आपको 100% की वैल्यू पता हुई तभी आप 120% की वैल्यू निकाल पाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अगर 8 संख्याओं का औसत 21 है तो प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए या 8 से गुणा कर दिया, सॉरी 8 से गुणा कर दिया जाए तो वह नई संख्या जो औसत होगी वो क्या होगा। आसान है। तो जो भी आप हमेशा याद रखें कि जितना भी आपको औसत दिया जाए, अगर उसमें आप कोई भी संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं और गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उस संख्या में उसी हिसाब से परिवर्तन आएगा। यानी कि अगर मैंने 8 से गुणा किया तो औसत भी 8 से ही गुणा किया जाएगा और वही परिवर्तन होगा। यानी कि कितना हो जाएगा, अगर मैं 21 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आसान है, आप खुद बता देंगे कितना होगा। 168 यानी कि 168 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसानी है। चलो क्वेश्चन नंबर 14। यदि 2 पुस्तकों का मूल्य जो है वो 200 रुपये है और 45 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। अब 200 पुस्तकों का, अब एक एक ये सवाल है, एक एक से लिया गया है, ये एक एक आपके पूछा जाएगा। तो आपको एक वैल्यू की, एक पुस्तक की वैल्यू अगर पता होगी तो आप 45 की निकाल लोगे। अगर 20 की वैल्यू 200 है तो एक की कितनी हो जाएगी, सबसे आसान क्वेश्चन है। तो एक की हो जाएगी अपने के 10 रुपये। अब एक की 10 रुपये तो 45 की कितनी हो जाएगी, 450। आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग किलोमीटर है तो ये वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, आसानी से कर पाएंगे। चलो, तो हमने क्या कहा, 256 वो क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और जब आप स्क्वायर को कहीं पर भेजते हो बराबर के उस साइड में तो वो क्या हो जाता है, रूट। और 256 का रूट क्या होता है, 16। अब 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 16 चौक 64। आसान है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यदि एक कोण जो है उस संपूरक कोण का 1/3 है तो उस कोण को बताओ मान क्या होगा। अब यदि एक कोण अपने संपूरक कोण का, अब संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री बने। यानी कि अगर मैं कोण x मानता हूँ तो वो अपना दूसरा जो संपूरक कोण है उसका वो कितना है, 1/3। यानी x की वैल्यू क्या है, 1/3 ऑफ हिज y। यानी कि x को अगर बराबर करना हो y के तो हमें x को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाके वो y के बराबर आएगा। यानी y की वैल्यू हमें पता चल गई। अब होगा, उसने कहा संपूरक कोण, संपूरक कोण का मतलब क्या होगा, जिसको हम जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा, 180 डिग्री। चलिए फिर 180 डिग्री बनाते हैं इसका। यानी कि अगर मैं जोड़ूंगा x को और y को तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री, वही तो कह रहा है ये। चलिए फिर, अब x की वैल्यू x ही है लेकिन y की वैल्यू हमें पता है कि वो कितनी है, 3x, अभी हमने निकाला ही था, और वो हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए, अब x को और x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4x। 4x को इधर ले जाएंगे, 4 को उधर लेके जाएंगे, ये हो गया 4x। अब x बराबर हो जाएगा 4 उधर जाएगा 180 के अपॉन में, आंसर कितना आ जाएगा, x/। यहाँ पे डिग्री आना था तो ये डिग्री जो है 0 की जगह डिग्री कर लेना आप, ये सारे जो हैं वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री है तो यहाँ पे आंसर आप निकालोगे तो 45 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की क्या कहलाती है, संगामी। संगामी कहलाती है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, समांतर रेखा जो आपस में टकराए ना उसे समांतर रेखा कहते हैं, और तिर्यक रेखा जो आपस में एक रेखा दूसरी रेखा को जब काटती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को जब एक रेखा काटती है उसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। चलिए, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई आपको। वापस बता देता हूँ, संगामी रेखा वो जो एक ही बिंदु से रेखा सारी गुजरती है उसे हम संगामी कहते हैं। प्रतिच्छेदी किसे कहते हैं, जब दो आपस में टकराती हैं, दो रेखाएं आपस में टकराती है उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, और जहाँ पे टकराती है उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। उसके बाद समांतर रेखाएं जो आपस में मिलती नहीं उसे समांतर रेखाएं कहते हैं, और तिर्यक रेखा उनके बीच से काटने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। ठीक है, चलिए आगे चले। तो इसका आंसर है संगामी रेखा। चलिए, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, चलिए बात करते हैं इस पर। ए बी एक सीधी रेखा है, यानी कि इसको सीधा मान लेंगे, ये थोड़ा सा जो है ये हो जाएगा इसका एक्चुअल में इमेज। ठीक है,
ए बी जो है वो एक सीधी रेखा है। अब इसमें अगर सीधी रेखा है तो ये जो पूरा कोण जो है इसका वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री का, क्योंकि ये जो है एक कोण पे जो डिग्री बनती है, एंगल बनता है, वो कितने का बनता है 180, और पूरा जो हम बना देंगे 360 का बन जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें, यानी कि 3 डेल्टा और 2 डेल्टा माइनस 20, इस टोटल का जो वैल्यू है वो कितनी है 180। और हमें क्या निकालना ए ओ सी, यानी कि जो 2 डेल्टा माइनस 20 है उसका हमें मान निकालना। तो हमें पहला पता होना चाहिए डेल्टा की वैल्यू क्या है। तो डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज़ है इस टोटल को हमें जोड़ना पड़ेगा, जो कि बराबर किसके 180 के। अब डेल्टा 3 डेल्टा और 2 डेल्टा कितने हो जाएंगे 5 डेल्टा। अब 5 डेल्टा माइनस 20 कितना हो जाएगा 180। अब माइनस की जो चीज़ है वो उधर जाएगी, तो उधर क्या हो जाएगी प्लस में। तो अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 180 और 20 कितना हो जाएगा 200। और अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 5 अपॉन में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में अल्फ़ा आ गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मान से हम काटेंगे 40 5 के बारे में 200 कितनी बार में आता है 40 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हमें ए ओ सी पूछा है ना कि डेल्टा। चलिए फिर ए ओ सी निकालते हैं। तो हमने जो है डेल्टा तो निकाल लिया, लेकिन हमें ए निकालना है ए ओ सी। तो चलिए निकालते हैं। तो डेल्टा इंटू, यानी डेल्टा हमने क्या निकाला था, डेल्टा हमने निकाला था 40। चलिए निकाल लिया 40 माइनस 20, यानी कि ये वो कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 हम करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, चलो ऑप्शन कर लेना, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर 60, जो है 60 डिग्री हो जाएगा। आसान है, वापस चीज़ों को समझ लेना। ये जो पूरी लाइन है वो एक सीधी रेखा है। अगर सीधी रेखा है तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, और हम जब इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका मान भी 180 के बराबर होगा। तो हमने उसको रखा और डेल्टा को जोड़ दिया, 3 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा को हमने जोड़ा तो मान क्या आ गया 5 डेल्टा माइनस 20 हो गया। फिर माइनस 20 को हमने उधर भेजा तो वो पॉजिटिव में चला गया, तो 180 प्लस 20 हो गया 200 डेल्टा 5 जो हमने उसको भेजा वहाँ पर अपॉन में, तो 200 अपॉन 5 क्या हो गया 40, जो कि डेल्टा की वैल्यू आई। उसके बाद में हमने उसको यहाँ पर रखा और हमने जो है ए ओ सी का मान निकाला, जो कि हमारे कितना आया 60 डिग्री। चलिए आगे चले, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आपको आई होप आपको पसंद आया हो। एक वृत्त में कितने छेदक रेखा, छेदक रेखा क्या होती है इसको समझ लेना पहले। मान लो ये आपका वृत्त है, चलो मान लो ये आपका वृत्त है। तो यहाँ पर उसको काटने वाली रेखा, उसको आर पार काटने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है छेदक रेखा, जो मैं कितनी भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनंत, यानी एक छेदक रेखा नहीं होगी, बहुत सारी छेदक रेखाएं जो है मैं बना सकता हूँ। तो छेदक रेखाएं जो है एक वृत्त में कितनी हो सकती है अनंत हो सकती है। व्यास पूछ ले तो कितना हो सकता है, तो वो व्यास भी अनंत हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है, तो इसको याद रखना। व्यास कितना भी, व्यास अगर पूछा जाए व्यास हो गया तो व्यास कितना भी हो सकता है। जैसे मैंने इधर से खींच दिया, बस होना चाहिए वो पॉइंट से बीच के गुजरना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो उसका बिंदु है उसके बीच से होकर गुजरना चाहिए, यानी वो भी अनंत हो सकता है, जीवा भी उसकी अनंत हो सकती है एक वृत्त में। चलो, लेकिन सबसे बड़ी अगर वृत्त में जीवा की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी व्यास। व्यास जो है वो जीवा हो सकती है। ठीक है, लेकिन हर जीवा जो है वो व्यास नहीं हो सकती। इस पॉइंट को भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, आगे बात करते हैं। माध्य की, माध्य क्या होता है एक प्रकार का एवरेज, एवरेज की बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये जो संख्याएं हैं x+2 x+4 x+6 और x+8 का माध्य कितना 11। तो प्रथम जो 3 अक्षरों की माध्य क्या होगा, तो पहले हमें जो है संख्या निकालनी है। संख्या तो हमें पता है, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम जो है पहले 3 की निकाल पाएंगे। चलिए फिर, अब माध्य होता क्या है, जो टोटल नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर है उनका टोटल क्या होता है माध्य। माध्य यानी एवरेज टोटल अपॉन नंबर, जो भी नंबर हैं आपके टोटल नंबर कितने हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 नंबर है, तो यहाँ पर 5 नंबर हो जाएंगे, बराबर आपका औसत निकलता है। ठीक है, यानी एवरेज, ऐसे एवरेज निकलता है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर जो संख्या है उनको हम जोड़ेंगे। एक्स हो जाएगा एक्स प्लस ये 5 बार, x+4 x+6 x+8। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और अपॉन में ये संख्या कितनी है 5 है, टोटल संख्याएं कितनी है 5 है। चलिए उसके बाद उसका जो माध्य है वो कितना है 11। अब इन संख्याओं को हम अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा x+5x हो जाएगा, और इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x+20। यानी कि ऊपरी वाली जो संख्या है उसका हमने मान निकाला तो कितना आएगा हमारे लिए x+5x+20, यही है। अब बात करते हैं, अब ये जो 5 है वो क्या है अपॉन में, इस अपॉन को संख्या को हम भेजेंगे यहाँ पर 11 के पास में, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 11 × 5 क्या हो जाएगा 55।
ये हो गया 55। चलिए अब यहाँ पे ये जो चीज़ है वो 20 जो है प्लस में आएगी, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस में, यानी अगर 55 में से 20 यानी 55 में से 20 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 35। चलिए फिर इस संख्या को भी हटा देते हैं, तो यहाँ पर कितना बचा 35। अब बात करेंगे यहाँ पर x जो है 5 जो है x का मल्टीप्लाई में यानी गुणा में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। चलो फिर इसको डिवाइड में कर देते हैं, 35/5, तो x का मान क्या आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 7 है, यानी x का मान अगर हमारे पास 7 है, तो हम अब औसत निकाल सकते हैं अगली संख्याओं का। हमें अगली संख्या, पहली संख्या हो जाएगी 7, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, 9 + 4 कितना हो जाएगा 7 + 4 जो है वो कितना हो जाएगा 11। अब इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, और संख्याएं कितनी है हमारे पास में 3, और 3 का हमें औसत निकालना है। यही को पूछा है हमें, औसत क्या होता है, जो भी नंबर है उनका टोटल करके अपॉन में जो भी संख्या है, नंबर ऑफ संख्या वो जो है आ जाएगी अपॉन में। चलो फिर इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 20, 27, 27 का 27/3 कितना होता है 9। चलो तो औसत क्या हो जाएगा 9। चलिए आसान है, आगे शुरू करें। ये जो पेपर है ये थोड़ा सा इजी है, आगे जो पेपर है जो बनाए हैं मैंने वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, आपको मज़ा आएगा वो सवाल करने में, और बहुत ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, और आगे की वीडियो हम लाते रहेंगे। तो इस वीडियो में अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो आगे वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। आसान है, प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है 1 से, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यही पूछा है। उसके बाद में अपॉन में क्या हो जाएगा, कितनी संख्या है 5, तो 5। तो अब एवरेज टोटल निकाल के कर लेंगे, तो यहाँ पर जो एवरेज आएगा वो क्या आ जाएगा 3। सिंपल सी चीज़ है जो बीच में आती है, लगभग अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, लगातार नंबर है, तो उनका जो माध्य होगा वो भी बीच की संख्या होगी। अगर लगातार नंबर, याद रखना उस चीज़ को, अगर कोई लगातार नंबर है, इंटरवल में लगातार नंबर है, तो उनका जो माध्य है या औसत है वो उसकी बीच की संख्या होगी। ठीक है, यानी कि इसका जो माध्य है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का आप याद कर सकते हो, वरना आप निकाल लोगे औसत वाले रूल से तो भी आपका सही आएगा। ठीक है, चलो अब इसके बीच में आपको संबंध बताना है। इसके बीच में संबंध क्या होता है, तो इसके बीच में संबंध होता है बहुलक जो होता है वो क्या होता है 3 माध्य का -2 माध्य होता है। ठीक है, पहला जो ए जो है इसका आपको सूत्र पूछा जा सकता है, आपको सवाल दिया जा सकता है, ये माध्य का या माध्य में से देके बहुलक पूछा जा सकता है, कुछ भी देके आपको चीज़ें पूछी जा सकती है। चलो फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। आपको पूछा है माध्यिका, माध्यिका क्या होती है बीच की संख्या। माध्य और माध्यिका दोनों अलग अलग है। चलो एक तो होता है औसत और एक होता है बीच की वैल्यू यानी मीडियन। ठीक है, मीडियन और मोड और बहुलक फ्रीक्वेंसी। चलो अब बात करते हैं माध्यिका निकालते कैसे। तो पहले की ये जो संख्या है दी हुई संख्या को आप आरोही या अवरोही क्रम में लिख लें, यानी छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी संख्या के बीच में अरेंज कर लें। तो पहली संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 20, उसके बाद में 22, फिर 23, फिर 24 तो है नहीं 25, फिर क्या है 28 यानी 28, 28 25 के बाद क्या हो जाएगा 32, हाँ 32, 32 के बाद में क्या हो जाएगा 34, और 34 के बाद में 34 ये है वापस, और फिर 35। ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा एक प्रसाद से। तो यहाँ पर संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या हैं। तो 9 का क्या होता है आधा, बीच की संख्या क्या होती है 5, यानी 4 से यहाँ से गया और 4 संख्या यहाँ से गई, तो यानी बीच की संख्या जो है 28 है, यानी इसका आंसर जो क्या हो जाएगा 28 यानी 28, जो इसका आंसर जो है वो 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो माध्य का आसान है, माध्य जो है एवरेज होता है एक हिसाब से, यानी कि आप औसत निकालते हो माध्य में, और माध्यिका में आप निकालते हो बीच की संख्या। अब मान लो सम संख्या आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप जो भी बीच की संख्याएं हैं, ठीक है, यानी जैसे मान लो 8 संख्या आ गई, अब 8 संख्याओं में से आप पहले उसको वापस आरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद में जो 8 संख्या है, 8 का आधा क्या होता है 4, और 4 जो 5 नंबर पे हैं उन संख्याओं को आप जोड़कर उसका आधा कर देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब आपके यहाँ से शुरू हो जाते हैं गणित शिक्षण की चीज़ें। ठीक है, गणित भाषा के अंग क्या हैं, सूत्र हैं, संख्या है और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बात करते हैं 25 की। चलिए
गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक, कठिन, अलंकारी, औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है। तो वो क्या है, गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है, तार्किक है, यानी हम उसमें तर्क वितर्क कर सकते हैं, चिंता ही कर सकते हैं और अपने विचार जो है प्रकट करते हैं कि हाँ भाई ये इस चीज़ों को ऐसे भी किया जा सकता है सवालों को, क्योंकि सवालों के करने के तरीके जो है अलग अलग होते हैं लेकिन आंसर जो है उसका एक ही होता है। ठीक है, तो गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तार्किक होती है, यानी सोचने पर आपको मजबूर करती है बहुत ही ज़्यादा, आपको इसमें सोचना पड़ता है कि सवालों को कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कथन किसका है। तो ये जो कथन वाली चीज़ है लगभग हर पेपर में आपको देखने को मिलती है गणित वाले। तो कथन जो चीज़ें हैं उसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक जो कथन है वो ज़रूर इस सवाल में पूछा जाएगा आपके गणित सीखने के रूप में। ठीक है, चलिए, तो गणित सभी भाषाओं के द्वार की कुंजी है, ये कथन किसका है। तो ये क्वेश्चन है रोजर बेकन का। ठीक है, इसको याद रख लेना, ये बहुत बार पूछा भी गया है पुराने वाले पेपर में। रोजर बेकन, हैमिल्टन और प्लेटो, इनका जो है लगभग सवाल जो है कथन जो है पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही, इसको याद रख लेना। चलिए, निम्नलिखित में से गणित की भाषा जो है वो कैसी है, संकेतात्मक, राष्ट्रीय, जटिल या वैदिक। तो आसान है, संकेतात्मक यानी इसमें बहुत सारे संकेत होते हैं, प्लस माइनस, जोड़, गुणा, भाग और इसके अलावा पाई, सारे ये सारे क्या है, संकेत हैं। ठीक है, जो संकेतों की भाषा है गणित। इसके बाद में विज्ञान कौन सा है, तो विज्ञान जो है ये कौन सा है, अमूर्त, यानी कि हम अमूर्त चीज़ों को सोचकर उसे मूर्तीय रूप देते हैं, ये भी एक परिभाषा है। ठीक है, मार्शल और एच एरिसन की। ठीक है, इसको याद रख लेना। चलो, 29 का यानी 29वां क्वेश्चन, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ने में साला संश्लेषणात्मक विधि से प्रयोग से पहले पश्चात की जानी चाहिए। किसके पश्चात की जानी चाहिए, संश्लेषणात्मक विधि के पश्चात कौन सी, किसके बाद की जानी चाहिए, तो ये चाहिए की जानी विश्लेषणात्मक के बाद की जानी चाहिए, यानी आप छोटे छोटे टुकड़े में उस चीज़ को बांटो और छोटे छोटे टुकड़े में बांट के फिर उसको बाद में एक सार में पिरो दो, तो वो सारी क्या हो जाएगी। तो पहले यानी विश्लेषण करो, उसके बाद संश्लेषण कर दो, एक साथ इकट्ठा करके बच्चों को सुना दो कि हाँ इसका ये सार है, इस चीज़ का ये पाठ का ये जो प्रश्नावली है उसका ये सार है, ये चीज़ जो हमें बताना चाहती है। इसलिए गणित प्रश्नावली जो है वो टुकड़ों में बांटी जाती है, तो आपको चीज़ें जो है वो आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 29वें और लास्ट क्वेश्चन की, मैथमेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन प्रणाली के प्रतिपादक कौन है। अभिकर्मित अनुदेशन के जो है बीएस ब्लूम है, बीएस स्किनर है। ठीक है, लेकिन जो अभिकर्मित अनुदेशन के जो प्रणाली के प्रतिपादक हैं वो कौन है, गिलबर्ट। ठीक है, टीएफ गिलबर्ट। चलो, यहाँ तक आपके 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आई होप आपको ये जो मॉडल पेपर है वो पसंद आया हो। आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा, और कोई डिफ़िकल्टी या फिर कोई सवाल जो है कोई टॉपिक जो है आपको चीज़ समझ में नहीं आई, वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो और भी मॉडल पेपर है वो जो है हम बना रहे हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा है। और जो शुरुआत की जैसे मैंने कहा ये पहला और दूसरा मॉडल पेपर थोड़ा आसान है, उसके बाद वाले जो मॉडल पेपर हैं वो थोड़े से टफ है मॉडल पेपर। जो 8 और मॉडल पेपर हैं, हम 10 मॉडल पे काम कर रहे हैं मैथ वाले में। उसके बाद ईवीएस वाले भी बनाएंगे, और ये वो जो है 8 जो है वो थोड़े हार्ड होने वाले हैं, तो आप उसके लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं उस पर भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं, और वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पे। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भेज दें, ताकि वो भी इस चीज़ को देख पाएँ, उपलब्ध का वो भी जो है इस चीज़ को एंजॉय कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और तैयारी करते रहें।